जागो और स्वयं जागकर दूसरों को जगाओ। अपने नर जन्मों को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अर्थात अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये पंक्तियां हैं स्वामी विवेकानंद की। और मैं हूं मुकेश सर। धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत मैं आज लेकर के आया हूं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। वैसे स्वामी विवेकानंद की जीवनी को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि 12 जनवरी 2025 को उनका युवा दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय युवा दिवस। उस अवसर पर हमने उनकी व्यक्तिगत जीवनी को शेयर किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह मेन जो फोकस है वह रामकृष्ण मिशन पे है और उस मिशन के कार्यों, संस्थाओं और इन्होंने भारत को क्या दिया उस पे हम चर्चा करेंगे। एक साहित्यकार ने कहा था कि अगर भारत को जानना चाहते हो तो आप विवेकानंद को पढ़ो। जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने मात्र 39 साल की जीवन जिया हो और उस 39 वर्षों में जितनी आयु रही उतने देशों का उन्होंने भ्रमण कर लिया और सनातन धर्म में कोई ऐसी पुस्तक नहीं रही जिसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया, यहां तक कि उसका विश्लेषण कर खुद की पुस्तकों की रचना करना, धार्मिक कर्तव्यों को निभाना, आडंबर रूढ़िवादिता को दूर करना, ये सारे कार्य उन्होंने किए। और ऐसा तब भी संभव हो पाता है जब किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल सामान्य से अधिक हो, और जो सामान्य से अधिक होते हैं वे विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। और विवेकानंद विशिष्ट की श्रेणी में आते थे। उन्हें विलक्षण स्मृति का मालिक या इनको श्रुतिधर भी कहा जाता था। श्रुतिधर ऐसा इसलिए कहा जाता था कि जिस बात को एक बार सुन लेते थे वे उनको मुजवानी याद हो जाते थे, यानी एक बार ही किसी चीज का अध्ययन करते थे और हमेशा के लिए उनका हो जाता था। तो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वे। तो चलिए मैं प्रणाम करता हूं रामकृष्ण मिशन स्वामी एवं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन नाम से ही स्पष्ट है कि ये रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और विवेकानंद उस रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य में से शामिल थे। उन्हीं के नाम पर यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये रामकृष्ण मिशन कौन थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस, राम कृष्ण परमहंस, इनका मूल नाम जो था गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय बंगाली थे, बंगाली नाम था। और ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज भी पश्चिम बंगाल का
सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है ये। लेकिन इस मंदिर का निर्माण जो है रानी रासमती करवाई थी। इसका निर्माण किसने करवाया? तो रानी रासमती इसकी निर्मात्री थी। उसी मंदिर के ये पुजारी थे। केवल एक आज की तरह मंदिर के पुजारी ही नहीं, अपितु अगर देखें तो ये महान संत, आध्यात्मिक गुरु और महान विचारक थे। पूजा करने मात्र से कोई पुजारी नहीं हो जाता या प्रसिद्ध नहीं हो जाता। उसमें कुछ न कुछ वह प्रतिभा होनी चाहिए जो सामाजिक कल्याण या धार्मिक उत्थान के लिए कुछ कार्य कर सके। तो हम इनके बारे में जान गए कि रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और महान विचारक थे जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। और उस मंदिर का निर्माण जो है वो रानी रासमती के द्वारा करवाया गया था। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही विवेकानंद इनके पास गए थे। और ऐसा नहीं कि गए और इनको शिष्य मान लिया गया। इनको भी समझिए तो 2-4-5 साल की परीक्षा देनी पड़ी थी, संघर्ष करने पड़े थे ताकि मैं उनका शिष्य बन सकूं। तो ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण परमहंस के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, चर्चा हम करेंगे विवेकानंद पर, क्योंकि इस रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 ईस्वी में। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी कि इसकी स्थापना करनी पड़ी, इसके क्या प्रभाव भारत में पड़े, क्या इससे भी धर्म सुधार हुए, तो हम विवेकानंद पे थोड़ी सी चर्चा करें। विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनको हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं। तो 2 चीज जान लेंगे हम। एक कि 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसमें ऐसे तथ्यों को शामिल किया गया है जो किताबों में जल्दी नहीं मिलते हैं। और यह इस सीरीज का लंबा समझ जाइए तो इसके पहले हमने दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज, उसके पहले राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज, आज रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, फिर इसके बाद किसी और कड़ी के साथ हम आएंगे। तो 12 जनवरी 1863 को जन्म, 4 जुलाई 1902 को मृत्यु, यानी अर्थात 39 वर्ष की उम्र में ही ये इस संसार को छोड़ दिए। लेकिन 39 वर्षों में जो उन्होंने दिया, शायद इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज की एजुकेशनल माहौल को अगर देखें तो शायद इस उम्र में हम एकेडमिक एजुकेशन के चक्कर में ही रह जाते हैं। 35 साल 36 साल तो अमूमन 30 साल अमूमन हम लोग इस एकेडमिक के चक्कर में रहते हैं और सबके पास वही ज्ञान होता है क्योंकि हम एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं। और एकेडमिक एजुकेशन केवल आपको रोजगार दिला सकता है, महान नहीं बना सकता है। तो ऐसे बहुत कम प्रतिभा के लोग होते हैं क्योंकि इनके पास किसी तरह की, ठीक से अगर देखें तो ये अपने एकेडमिक नॉलेज की वजह से प्रसिद्ध नहीं हुए, क्योंकि बाल्यावस्था में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन कर चुके थे। पिता इनके कोलकाता के सुप्रसिद्ध वकील थे, मां भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। इनके जो दादा थे दुर्गाचरण दत्ता, वे संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, तो उनका भी कुछ अंश
जिसको हम जेनेटिक गुण कहते हैं, इनमें था। और प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक संस्था थी, मेट्रोपॉलिटन स्कूल से शुरू हुआ था 1871 में। 1871 में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। और शिक्षा भी कहां? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वे खुद महान ज्ञानी विचारक थे और बहुत बड़े एक समाज सुधारक भी थे, जिनको अब बाद में उसके पूर्व आप देखे होंगे कि विधवा पुनर्विवाह उन्हीं के द्वारा आया था। तो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्हीं की विद्यालय से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। लेकिन कुछ ही वर्षों में इनके परिवार जो यहाँ जॉब कर रहे थे, वकालत के पेशे में थे, वे वापस रामपुर चले जाते हैं, अपने गांव, पैतृक गांव। लेकिन फिर 2 वर्षों में ही यहाँ उनका आगमन हो जाता है, कलकत्ता में वापस हो जाते हैं। और आने के बाद में विवेकानंद जो है क्या कहते हैं 1879 के आसपास प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना एजुकेशन जारी करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो चल रही थी। और उसके साथ साथ भी देखे तो इनकी जो धार्मिक जो इनकी रुचियां थी वो भी साथ साथ चल रही थी। वेद पुराण, यानी इनके अंदर जो जिज्ञासा थी, अभिरुचि थी, वह कहीं एकेडमिक से ज्यादा थी। इसलिए साथ साथ इनका भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत, पश्चिमी तर्क, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी यूरोपियन इतिहास, इस सब का अध्ययन करना इनके लिए मामूली बात था, सामान्य बात था। उसके साथ साथ चल रहा था। इन्होंने 1881 में ललित कला की भी परीक्षा पास की। लेकिन 1884 में अगर देखें, 1884 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, यानी आर्ट्स से, यानी स्नातक की परीक्षा इन्होंने पास की। इनके लिए स्नातक होना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। मेन तो थी इनकी प्रतिभा जो विलक्षण थी, जो इनके बराबरी उस समय समतुल्य कोई नहीं था। और 1860 में ही इन्होंने स्पेंसर की एक बुक थी, स्पेंसर की बुक थी, राइटर थे स्पेंसर, इनकी बुक थी एजुकेशन, उसका इन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था बंगाली में। तो आप समझ सकते हैं इनकी प्रतिभा को। और 1880 में ही ये साधारण ब्रह्म समाज, आप देखे होंगे अगर राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज जो था वह धीरे धीरे कई विंगों में बढ़ता चला गया। और इस तरह लगभग समस्त भारत में आदि ब्रह्म समाज, उसके बाद में कुछ नए ब्रह्म समाज, जिसने जो यूरोपियन कल्चर थी उसको अपनाया, फिर दक्षिण भारत में जाकर के ब्रह्म समाज बना। तो कई ब्रह्म समाज के विंग में बटे, लेकिन सभी ब्रह्म समाज का उद्देश्य एक ही था, समाज सुधार करना, धर्म सुधार करना। और 1880 से लेकर के 84 तक, या यूं कहें 1881 से लेकर 84 तक इन्होंने सेंस बैंड ऑफ होप, एक संस्था थी सेंस बैंड ऑफ होप। ये एक ऐसी संस्था थी जो उस समय के युवा जो थे गलत रास्ते पे जा रहे थे, धूम्रपान करते थे, सिगरेट पीते थे, या किसी तरह के धूम्रपान या नशा करते थे, उसको उस चीज से बचाना था। उस उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था को ज्वाइन किया और काफी हद तक सफल भी रहे। सबसे जो बड़ा कार्य इनका रहा वो हम देखेंगे शिकागो धर्म सम्मेलन, क्योंकि ये मूलतः पूरे विश्व में इसी नाम से जाने जाते हैं, शिकागो धर्म सम्मेलन के कारण। शिकागो धर्म सम्मेलन कब? 11 सितंबर 1893। यानी अपनी एक पहचान जो है इन्होंने विश्व स्तरीय बनाया। और ये कहां हुआ था?
तो संत कोलंबस हॉल में। पूछा जाए कि स्थान कौन सा था, तो संत कोलंबस हॉल में। प्रवेश कैसे मिला, किसने प्रेरित किया इन्होंने, तो महाराजा खेतड़ी, खेतड़ी के राजा थे इसलिए महाराजा ऑफ खेतड़ी कहा जाता है। तो महाराजा खेतड़ी ने इन्होंने फाइनेंस किया और इन्होंने ही, इनका जो मूल नाम था नरेंद्र दत्त, इनका मूल नाम, विवेकानंद के मूल नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त का है। इन्होंने ही उस समय इनका नाम परिवर्तित किया था और इनका नाम जो है विवेकानंद रखा था। नरेंद्र नाथ दत्त से इनका नाम बदल के क्या किया था, विवेकानंद। और नाम बदलने वाले कौन थे, महाराजा खेतड़ी। और इन्हीं के प्रयास से ये अमेरिका गए या शिकागो गए और ये जो सम्मेलन हुआ था वो पहले ही मैं बता दिया हूं, सेंट कोलंबस हॉल में हुआ था 11 दिसंबर 1893 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1893 ईस्वी को। और ये मुंबई से पेनिनसुलर या पेनिनजुलर भी कहते हैं, पेनिनजुलर शिप से मुंबई से ये अमेरिका गए थे, रवाना हुए थे। और मिसेस हॉल नामक एक महिला से या महिला के प्रयास से इनको उसमें प्रवेश मिला था। नाम था मिसेस हॉल। मिसेस हॉल के प्रयास से इनको सम्मेलन में मौका मिला और मौका इनको कुछ समय के लिए मिला था, लेकिन इन्होंने लगभग 72 मिनट का संबोधन दिया था। उस संबोधन की शुरुआत जो इन्होंने की थी, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, और इस वाक्य से जब इन्होंने सम्मेलन का प्रारंभ किया तो समझिए तो लोग जो है इनकी बातों में वो मिठास थी, वो आकर्षण था कि लोग इनके साथ बंधते चले गए और एक वह ख्याति पाई जो शायद आज तक किसी, हम यूरोपियन और इंडियन की बात नहीं करेंगे, आज तक किसी एशियन, पूरे एशिया में किसी व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और वह ऐसा नहीं कि एक ही हुए, उसके बाद भी दूसरी बार भी इनको मौका मिला था। तो एक चीज मैं बार बार मिस कर जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेंगे। 11 सितंबर को पहला और 27 सितंबर 1893 को अंतिम, यानी कुल 5 इनके भाषण हुए थे। तो पहला जो इनका सम्मेलन में जो बोले थे और ये था आखिरी, वह था 27 सितंबर को। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, 11 सितंबर और 27 सितंबर, यानी कुल 5 अभिभाषण इनके हुए थे, संबोधन हुए थे। उसमें पहला जो संबोधन हुआ था 11 सितंबर 1893 को हुआ था और अंतिम संबोधन जो है वह 27 सितंबर 1893 को हुआ था। उस सम्मेलन के बाद में लोग इतने प्रभावित हुए कि इनको साइकोलॉजिकल हिंदू कहा गया, क्योंकि ये हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इनका जो उस समय से नाम बना वह साइकोलॉजिकल हिंदू बना। और उसी समय इन्होंने देशवासियों के लिए आह्वान किया था कि उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और उसी को संक्षेप में हम कहते हैं, उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इंग्लिश में अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये बहुत ही प्रभावित हुआ था, सारे इंडियन इससे प्रभावित हुए थे।
यानी समस्त विश्व जो सनातन संस्कृति को सम्मान देता था सभी इससे प्रभावित हुए थे। तो इनकी एक अलग प्रतिभा थी और इनके भाषण से प्रभावित होकर के मार्गरेट नोबेल, जो एक अमेरिकी महिला थी, आयरिश महिला थी, मार्गरेट नोबेल, मार्गरेट नोबेल इतनी प्रभावित हुई थी कि इनकी शिष्या बन गई और यह भारत भी आई और भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई, बहन निवेदिता। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी का नाम दिया था। विवेकानंद को उन्होंने योद्धा सन्यासी कहा था, विवेक को। मार्गरेट नोबेल जो भारत में बहन निवेदिता के नाम से जानी जाती है, ये आयरिश महिला थी। लेकिन कुछ वाक इनके धर्म विरोधी भी लोग कहते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखें तो वह धर्म विरोधी नहीं और समाज के उत्थान के लिए था। उन्होंने कहा था कि 33 करोड़ देवी देवता मंदिरों में रहते हैं और भारत के 33 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए यह बेहतर होगा कि उस 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर से निकाल दिया जाए और 33 करोड़ लोग उस मंदिर में स्थापित किया जाए ताकि जो भूखे हैं उनको भोजन मिल सके। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़वा था, लेकिन सत्य था। ये उनका विरोधाभास में शामिल होता है। और अमेरिकी सम्मेलन से होने के बाद में लगभग ब्रिटेन के जितने देश थे सभी देशों का इन्होंने, यूरोप के लगभग मैक्सिमम देशों का उन्होंने दौरा किया, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, फिर ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर से मिले थे, आपको ज्ञात ही होगा, 96 में ऑक्सफोर्ड के मैक्स मुलर, फिर नेपाल, श्रीलंका, कोलंबो नहीं मद्रास, फिर 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1 मई 1897 शिकागो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद में इन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्थापना जो किया था इन्होंने वह बेलूर मठ कोलकाता, जहां रामकृष्ण और इनका आश्रम भी रहा वो, तो वहां उन्होंने स्थापना किया था पश्चिम बंगाल में। उद्देश्य क्या था? तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना, वेदों का प्रचार प्रसार करना। और इनके जो आदर्श वाक्य थे वे थे आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अर्थात अपने स्वयं के उद्धार और दुनिया के कल्याण के लिए। आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अर्थात अपने स्वयं के उद्धार और दुनिया के कल्याण के लिए ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और इसके केंद्र जो थे आरके मिशन और आरके मठ, 2 तरह के केंद्र स्थापित हुए और समस्त विश्व में देखे तो इसके लगभग 205 विंग्स रहे, आज भी संचालित हैं। और झारखंड के देवघर में आरके मिशन जो स्कूल है आज भी सबसे फेमस स्कूलों में से एक माना जाता है। सिद्धांत क्या था इनका कि आत्म सुधार, खुद को पहले सुधार लो, फिर दूसरों की सेवा करो, और दूसरों की जब सेवा करोगे तो सार्वभौमिक एक भाईचारा जो है वह कायम होगा। 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से मिले थे धर्म सम्मेलन में जाने से पहले। और अंतिम व्याख्यान में पहले ही बताया 27 सितंबर को 1893 ईस्वी को हुआ था। फिर वहां से पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, नेपाल होते हुए फिर कोलंबो गए, फिर आरके मिशन की स्थापना की। और अंत में 1902 ईस्वी
इसलिए मैं बता रहा हूं कि 1902 ईस्वी में उन्होंने बिहार के बोधगया का दौरा किया था। बिहार के बोधगया का दौरा किया था, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म पे भी चर्चाएं की थी, क्योंकि बौद्ध धर्म यहाँ और फिर उधर वाराणसी 1902 में अंतिम समय में उन्होंने 2 जगहों का दौरा किया था। तो आप अगर देखें तो लगभग समस्त जितने भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उनमें इनका जो स्थान है एक अग्रणी स्थान है, एक उच्चतम स्थान दिया जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था कि अगर भारत को जानना है, इफ यू वांट टू नो इंडिया देन यू रीड विवेकानंद। अर्थात अगर आप भारत को जानना चाहते हैं, भारत को ठीक से समझना चाहते हैं, तो आप विवेकानंद को पढ़िए। आप अगर विवेकानंद को पढ़ लेंगे तो समझिए कि आप समस्त भारत को पढ़ गए हैं। तो आज रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद पे इतना ही। विशेष जो इनका व्यक्तिगत विवरण था, जो तिथिवार था, उसको अगर देखना है तो मेरा पीछे का एक वीडियो होगा जो 12 जनवरी का है, आप उसमें देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।